एवरीवन, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। अब तक के हमने न्यूरो एनाटमी में जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जनरल एनाटमी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसके बाद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कवर किया। इससे पहले कि हम एनाटमी में या न्यूरो एनाटमी में और ज़्यादा डीपर जाए, आई थिंक हम लोगों को पहले बेसिक यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम को कवर कर लेना चाहिए या पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए ताकि हम स्ट्रक्चर्स को और अच्छे से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ, है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, न्यूरॉन इज बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखो वैसे तो नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल्स होते हैं। पहला तो आपका एक न्यूरॉन है ना, दूसरे क्या होते हैं न्यूरोग्लाया, न्यूरोग्लाया या फिर ग्लायल सेल्स कहते हैं इनको। ठीक है, अभी हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम न्यूरोग्लाया के बारे में भी पढ़ेंगे आगे वीडियोस में, क्योंकि न्यूरोग्लाया अपने आप में सिर्फ एक सेल नहीं, काफ़ी सारे टाइप के सेल्स होते हैं और उनका भी अपना अलग स्ट्रक्चर, फंक्शन सब होता है। तो पहले न्यूरॉन के बारे में जान लेते हैं आज। ठीक है, देखो न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन इज एन एक्साइटेबल सेल स्पेशलाइज्ड फॉर रिसेप्शन एंड कंडक्शन ऑफ स्टिमुलस या फिर इम्पल्स। मतलब कि न्यूरॉन किस लिए होता है, एक तो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम में। ठीक है, बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की। इनका काम क्या होता है कि स्टिमुलस को रिसीव करना, उसको कंडक्ट करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना। मतलब कि मान लीजिए कि ये हमारा मस्कुलर सेल है, ठीक है, या ये मेरा स्किन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो स्किन में क्या होगा कि मैंने ये टच किया और ये जो इम्पल्स है इसको हमारे ब्रेन तक लेके जाना, ठीक है, मतलब कि रिसेप्शन, कंडक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, इसके आगे प्रोसेसिंग का काम भी होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद मोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स को पहुंचा करके एक्ट करवाना या कोई भी रिएक्शन करवाना, ये सारा का सारा काम कौन करता है, हमारा न्यूरॉन्स। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या रिसीव किया स्टिमुलस को, कंडक्ट किया, ट्रांसपोर्ट किया, प्रोसेस हुआ, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ठीक है, और रिएक्शन कंडक्ट हुआ। ये सारा का सारा काम कहाँ से हुआ, न्यूरॉन्स के थ्रू। बीच में और सपोर्टिंग सेल्स न्यूरोग्लाया हेल्प करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के बेसिकली अगर देखा जाए तो एक सेल बॉडी ऑफ न्यूराइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, देखो न्यूरॉन्स को दो तरीके से जनरली क्लासिफाई किया जाता है। एक तो उसके साइज के बेस पे, ठीक है, दूसरा है कि कितने प्रोसेसेस हैं उसमें। प्रोसेसेस मतलब न्यूराइट्स, या जैसे एक्सॉन और डेंड्राइट्स हम लोग पढ़ते हैं, कितने प्रोसेसेस हैं उसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे, या तो कितना बड़ा है या कितना छोटा है उसके बेसिस पे। तो प्रोसेस के बेसिस पे तो आपने पढ़ा होगा बहुत, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनी मतलब वन, एक ही न्यूराइट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब न्यूराइट क्यों बोलने की जरूरत पड़ी, सीधे से एक्सॉन डेंड्राइट क्यों नहीं बोल सकते। देखो अब अगर एक ही है तो उसको एक्सॉन बोलोगे कि डेंड्राइट बोलोगे, है ना। तो अगर एक ही प्रोसेस है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूराइट। और एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों ही प्रोसेसेस हैं, उनको कलेक्टिवली न्यूराइट्स बोला जाता है। चाहे एक्सॉन हो चाहे डेंड्राइट हो, दोनों ही न्यूराइट है। ठीक है, अब एक ही अगर न्यूराइट प्रेजेंट है तो दैट इज यूनिपोलर। ठीक, दो अगर प्रेजेंट है तो क्या है, बाइपोलर। बाइपोलर आपके ह्यूमन बॉडी में वैसे तो तीनों ही मिलते हैं, बट कहाँ मिलते हैं, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि बाइपोलर न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में कहाँ मिलते हैं। बहुत ही कॉमन और इजी सी जगह है, बता सकते हैं आप। नेक्स्ट इज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब कि दो से ज्यादा, ग्रेटर देन टू अगर न्यूराइट्स प्रेजेंट है तो वो मल्टीपोलर। तो यही तीन तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं न्यूराइट्स के बेसिस पे। अब साइज के बेसिस पे क्या हो गए, ठीक है, साइज के बेसिस पे दो तरह के होते हैं सिर्फ, गोल्जी टाइप 1 एंड गोल्जी टाइप 2। अब ये देखो, दिस इज नॉट द सेम एज दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हमने जीटीओ, गोल्जी टेंडन ऑर्गन या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमने जो ऑर्गेनेलीज में या सेल बॉडी में पढ़ा था, वो नहीं है ये। तो इनको कंफ्यूज मत करना आपस में, ठीक है। गोल्जी टाइप 1 और टाइप 2 न्यूरॉन्स की बात हो रही है, ऑर्गेनेली की बात नहीं हो रही है, तो डोंट कंफ्यूज देम ऑल। नेक्स्ट इज टाइप 1 में अगर देखो टाइप 1 जो है उसके एक्सॉन लंबे होते हैं, टाइप 2 के छोटे होते हैं। बेसिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही है, ठीक है। टाइप 1 के
एक्सॉन लंबे होंगे, टाइप 2 के छोटे होंगे। तो साइज के बेसिस पे जो बड़ा है वो टाइप 1 है, जो छोटा है वो टाइप 2 है। अब जो बड़ा है तो वो लॉन्ग दिखेगा आपको, ट्रैक्ट्स में माया जाएगा जहां लंबा कंडक्शन करना है ना, तो इसी के बेसिस पे देखते चले जाओ। ठीक है, लंबे हैं तो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से भी काम चलेगा, कम नंबर में होते हैं, ज्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं, अप टू 1 मीटर तक स्ट्रेच हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा कंडक्शन करना है तो लंबे पाथवे में पाए जाएंगे, मतलब कि ब्रेन के असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में पाए जाएंगे। ठीक है, अब ये छोटे हैं तो ज्यादा नंबर में होते हैं, हो सकते हैं, सेम वॉल्यूम में ज्यादा नंबर प्रेजेंट हो सकता है ना। अब क्योंकि छोटे हैं तो स्टार शेप्ड अपीयरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल डेंड्राइट्स या मल्टीपल न्यूराइट्स हैं तो स्टार शेप या एस्ट्रोसिटिक अपीयरेंस इसकी होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सेरिब्रल और सेरिबेलर कॉर्टेक्स में। अब कॉर्टेक्स क्या होता है ये मत भूलना, क्या है ये? हमारा सेरिब्रम अगर है तो सेरिब्रम के आउटर पार्ट को हमने देखा था, पढ़ा था क्या? तो वो कॉर्टेक्स। और सिमिलरली सेरिबेलम के आउटर पार्ट या कवरिंग लेयर को हमने क्या कहा था? कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम के आउटर पार्ट पे पाए जाते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स इज आउटर पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन पे। ठीक है, कि स्ट्रक्चर देखें कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और स्ट्रक्चर बना करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अगर हम एक न्यूरॉन यहाँ पर बनाने की कोशिश करें तो ये हो गया हमारा पहली चीज, न्यूक्लियस। कोई भी सेल है तो न्यूक्लियस होना चाहिए, है ना। डीएनए मटेरियल, आरएनए मटेरियल कहाँ होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद होती है इसकी सेल बॉडी। ठीक है, इसकी बॉडी है। अब बॉडी और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम क्या कह देते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को कवर, सेल बॉडी की ये जो कवरिंग होती है इसको हम क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कवरिंग क्या हो गई सेल बॉडी की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर का मटेरियल क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए और आरएनए को कंटेन करता है? दैट इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके प्रोसेसेस पे। देखो, हमें ये पता है कि दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, एक एक्सॉन और दूसरे डेंड्राइट्स। ठीक है, एक्सॉन जनरली क्या होता है? सिंगल लंबा वाला जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम एक्सॉन कहते हैं। अब हमारे सेल बॉडी के आसपास मल्टीपल छोटे न्यूराइट्स जो रहते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये आगे 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 ऐसे ब्रांच होते चले जाते हैं। ठीक, मल्टीपल, कितने भी हो सकते हैं ये, तो इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है, अब एक्सॉन इस तरीके से तो नहीं रहता, इस पे ये क्या होता है? इस तरीके का हमने कुछ स्ट्रक्चर देखा था। क्या होता है ये? माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, श्वान सेल्स रहते हैं। अब जहां पे माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं रहती, जो खाली एरिया ये रहता है, इसको हम क्या कह देते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, नोड्स ऑफ रैनवियर। इस तरीके से यहाँ पे भी डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ नॉब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनेलीज जो है वो होता है। ऑर्गेनेलीज मतलब कि सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, इतना डीप में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर आपको एन्यूमरेट करना पड़े तो पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। इनका अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे कि एटीपी का प्रोडक्शन, प्रोटीन का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस। ठीक है, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। नेजल ग्रैन्यूल्स जो हैं, अगर इनकी बात करी जाए तो ये छोटे 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 इस तरीके का अपीयरेंस देते हैं, जगह जगह पे छोटे छोटे से दिखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, सीआर, आरईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स जिससे कि सेल बॉडी बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेलानिन प्रेजेंट होता है हमारे नर्व सेल्स में, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर तो पढ़ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? एक तो डेंड्राइट और एक्सॉन। तो हम न्यूराइट्स को थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं।
एक्सॉन और डेंड्राइट्स को दोबारा से पढ़ने के लिए, डीप में पढ़ने के लिए पहले एक बार दोबारा से हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, क्या था ये हमारा? न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल बॉडी का, बीच में साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये था हमारा लॉन्ग प्रोसेस एक्सॉन। ठीक, ये थे हमारे क्या थे ये हमारे डेंड्राइट्स। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर से ही हमको बहुत अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा एक्सॉन और डेंड्राइट के बारे में। ठीक है, एक्सॉन क्या होता है? ये हमारा एक्सॉन है और ये हमारे डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, तो जो लार्ज प्रोसेस रहेगा, ठीक, सेल बॉडी से निकला हुआ लार्जर न्यूराइट, इसको हम एक्सॉन बोल देते हैं। ठीक है, यूजुअली ये ट्यूब्यूलर फॉर्म में होता है, मतलब कि सिलिंड्रिकल होता है, साथ ही साथ यूनिफॉर्म होता है डायमीटर में, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो आप देख रहे हैं वो यूनिफॉर्म होगा डायमीटर में। ठीक है, अब ये जो आपको पतला मोटा दिख रहा है ये मेरी ड्राइंग की मिस्टेक है। ठीक, तो उसको नजरअंदाज करिए। तो ये यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ये एक्सॉन मतलब कि सेल बॉडी से जहां से जुड़ा रहता है उस पार्ट को क्या कह देते हैं हम लोग? एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, तो इस पार्ट को जहां से जुड़ा रहता है क्या कहते हैं? हिलॉक। अब एक्सॉन की खास बात यह है कि हमने देखा ट्यूबुलर है, यूनिफॉर्म है ना, तो मतलब ये जहां से ब्रांच ऑन करता है हिलॉक से, वहां से अपनी लेंथ, ड्यूरेशन ऑफ लेंथ में ये सेम डायमीटर में रहेगा और ब्रांचिंग यूजुअली नहीं होती है। इसकी ब्रांचिंग कहाँ होती है? एकदम जहां ये टर्मिनेट होने वाला होता है, जो इसका एंड पार्ट रहता है। ठीक है, ये यहां जाकर के जब ये टर्मिनेट होने वाला होगा तब वहां जाकर के ब्रांच ऑफ करेगा। ठीक, ब्रांच ऑफ क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर इसको क्या करना है, स्टिमुलस पास ऑन करना है। ठीक है, या जो भी तुम्हारा एपी जनरेट हुआ है एक्शन पोटेंशियल, इसको पास ऑन करना है। तो यहां से कंडक्ट हुआ और फिर अब ये क्या करेगा? साइनैप्स बनाएगा अलग अलग और न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के साथ में। ठीक, तो ये सिर्फ एंड में जाकर के इसकी ब्रांचिंग होती है। ये एक्सॉन का हो गया। नेक्स्ट डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है कि अब देखो ये क्या है, जैसे ही सेल बॉडी से निकले तो सेल बॉडी से निकले उस टाइम पे इनका डाया थोड़ा ज्यादा रहेगा और जैसे ये दूर आते जाएंगे तो इनका डायामीटर कम होता चला जाता है। तो ये एक ऐसे टेपरिंग वे में ब्रांच ऑफ करते हैं, है ना। तो ये टेपर ऑफ करेंगे और ये प्रोफ्यूसली ब्रांच ऑफ करते हैं। मतलब आपने देखा कि ये इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक कोई ब्रांचिंग नहीं, एकदम एंड में जाके थोड़ी बहुत ब्रांचिंग है। ठीक है, लेकिन डेंड्राइट्स की बहुत सारी ब्रांचेस जो है निकलती हैं, उनको हम क्या और कह देते हैं साथ में? डेंड्राइटिक स्पाइन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं उसको डेंड्राइटिक स्पाइन्स भी कहा जाता है। ठीक, अब देखो क्या है कि जो एक्सॉन है ये दो तरीके के हो सकते हैं। मतलब कि देखो, या तो लार्जर डायामीटर के एक्सॉन होंगे या तो स्मॉलर डायामीटर के एक्सॉन होंगे। ठीक है, अब लार्जर डायामीटर और स्मॉलर डायामीटर क्यों पड़ रहे हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसका डायामीटर ज्यादा है या डायामीटर कम है? वो कंडक्शन तो कर रहा है। नहीं, इससे फर्क पड़ता है। क्या होता है कि देखो ये हमारा, हम एक तरह से व्यू में देख रहे हैं। अब अगर हम ट्रांसवर्स व्यू में सेक्शन कर दें तो ऐसा सिलिंड्रिकल सा दिखेगा आपको एक्सॉन, है ना। क्या होता है कि जितना बड़ा डायामीटर है, लार्जर डायामीटर का मतलब क्या हुआ उस चीज को समझने की कोशिश करिए। क्या है कि इसके ऊपर अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे इसके आसपास और वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं? ऐसे स्पाइरल वे में घूमते घूमते इसके आजू बाजू में माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना पुराना न्यूरॉन, मतलब देखो जितना ज्यादा उस पे माइलिनेटेड रहेगा, ठीक, जितनी ज्यादा माइलिन शीथ की कवरिंग रहेगी उतनी ज्यादा उसका डायामीटर रहेगा। तो डायामीटर वैरी इस वजह से करता है। तो अब जितना ज्यादा डायामीटर रहेगा मतलब कि माइलिन शीथ की कवरिंग ज्यादा है, उतना ज्यादा, एक तरह से अगर समझने के लिए कहा जाए तो उतना ही ज्यादा आपका एक्सॉन क्या है? स्लिपरी है। उतना ही ज्यादा स्लिपरी है तो हमारा करंट क्या होगा? स्लिप करके नोड्स ऑफ रेनवियर के थ्रू क्या करेगा? ये सॉल्टेटरी कंडक्शन, उतना ही फास्टर हमारा कंडक्शन होगा। ठीक है,
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सीधा। जितना ज़्यादा डायमीटर होगा मतलब कि उतना ज़्यादा माइलिन शीथ की कवरिंग है उसके ऊपर, उतनी लेयर्स है और उतना ही जल्दी सॉल्टेटिव कंडक्शन होगा। इसीलिए लार्जर डायमीटर के जो एक्सॉन्स हैं या न्यूरॉन्स हैं वो फास्टर कंडक्शन करते हैं। ठीक है, इसके पीछे का ये लॉजिक है। वहीं पर अगर स्मॉलर डायमीटर होता है तो स्लो कंडक्शन होता है, क्योंकि माइलिन की शीथ की कवरिंग कम है। अब क्या होता है कि देखो ओलिगोडेंड्रोसाइट, मान लीजिए ये ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये इसके अराउंड ऐसे एक लेयर, फिर उसके बाद ऐसे सिलिंड्रिकली दूसरी लेयर, फिर उसके बाद ऐसे। तो जितनी ज़्यादा लेयरिंग होती है माइलिन शीथ की, ठीक है, उतनी ज़्यादा डायमीटर बढ़ता चला जाता है। टीएस में देखोगे तो इसी तरीके, ये आपका एक्सॉन है, ठीक है, और ये उसके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग है। अब एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म, ठीक है, और इसकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको क्या कह देते हैं, एक्सोलेमा। मतलब कि इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म, और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको क्या कहेंगे, एक्सोलेमा। ठीक है, और इसके अराउंड क्या रहेगा, माइलिन, माइलिन शीथ। ठीक, जब हम न्यूरोग्लाया पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि सीएनएस में माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और पीएनएस में या ब्रेन के बाद कौन बनाता है, श्वान सेल्स। ठीक है, ये भी नहीं, ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये इस तरीके से कुछ माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है एक्सॉन के ऊपर, और इसी वजह से स्मॉलर मतलब फास्टर कंडक्शन और स्लोअर कंडक्शन होती है। अब ये चीज समझ में आई कि लार्ज डायमीटर से फास्टर कंडक्शन क्यों और स्मॉलर डायमीटर से स्लो कंडक्शन क्यों। ठीक है, अब ये चीज हम एक चीज और ध्यान में रखने वाली है, क्या कि डेंड्राइट्स जो हैं वो सेल बॉडी की तरफ कंडक्शन लेकर आते हैं, सिग्नल लेकर के आते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ लेकर आ रहा है इसकी तरफ, टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ठीक, लेकिन वहीं एक्सॉन क्या है, दे टेक द स्टिमुलस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन। ठीक है, अब ये डेंड्राइट दूसरे सेल के एक्सॉन से स्टिमुलस ले रहा होगा, है ना, रिसीव कर रहा होगा, तो सेल बॉडी तक पहुंचाया इसने, और फिर इसने एक्सॉन ने अपने टर्मिनल नॉब्स तक पहुंचाया, और ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को सिग्नल दे रहा होगा। तो ये क्या है, एक्सॉन अवे ले जाएगा सेल बॉडी से, और ये टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर के आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब एक चीज इसमें और अच्छी सी, बहुत इंटरेस्टिंग सी याद रखने वाली है, क्या कि हमारे डेंड्राइट्स जो हैं, इनके बारे में हमने थोड़ा कम पढ़ा, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, है ना। डेंड्राइट्स जो हैं ये हमारे थ्रू आउट हमारी लाइफ क्या होते हैं, ये प्लास्टिक होते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, तो क्या है, हमेशा प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक होने का मतलब क्या है कि दे आर प्रोन टू चेंज। अगर आप चाहो तो उनकी लेंथ को, ठीक है, उनके डायमीटर को और उनकी ब्रांचिंग को चेंज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, किस तरीके से, न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे डेवलप करें। ठीक है, इसी वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। अब क्या होता है कि देखो, ये हमारी सेल बॉडी है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कनेक्शंस बना रहा है डेंड्राइट, और ये सिंगल हमारा एक्सॉन है, और ये औरों को दे रहा है। ठीक है, अब इसका मान लो कि इस न्यूरॉन के साथ कनेक्शन है, इस न्यूरॉन के साथ कनेक्शन है, इस न्यूरॉन के साथ कनेक्शन है। ठीक है, इनके साथ इसके साइनैप्स बन रहे हैं, तो मतलब कि कुछ ना कुछ जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है ना। अब क्या है कि अगर हम मान लीजिए जो ये पाथवे जो भी काम कर रहा है, तो उसको हम वो काम करते रहते हैं, तो क्या होगा कि ये वाले पाथवेज और स्ट्रॉन्गर, और ज़्यादा डेंड्राइट्स निकलेंगे, और ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, और ज़्यादा कनेक्शंस बनेंगे। तो ये काम हमारा, लेटेस्ट सपोज कि मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, है ना, तो उसके लिए जितने भी न्यूरल पाथवेज बनते हैं, जितने भी सेंटर्स काम आ रहे हैं, तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते जाएंगे, और ज़्यादा ब्रांचिंग होगी। ठीक है, उतना ही कंडक्शन और बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर क्या है, मान लो मैं कि खेलना बंद, या मैंने सिंगिंग नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल ये तरफ के सिंगिंग के हैं, है ना, नहीं करी कभी, मैंने उस चीज़ को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया,
तो वो न्यूरल कनेक्शंस जिनका काम ये था कि सिंगिंग करना है या उस तरह का स्टिमुलस पहुंचाना है, तो वो कभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कनेक्शंस जब हम पैदा होते हैं तो बनते हैं, रहते हैं, लेकिन वो या तो कम हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग विद इट, राइट। अब यही क्या होता है कि देखो, मान लो कि स्ट्रोक आया किसी भी पेशेंट को हमारे पास, तो क्या है, वहाँ पे फोकल डेफिसिट प्रोड्यूस होता है। ये आपका सेरिब्रम में या किसी भी एरिया में ब्रेन के फोकल डेफिसिट हुआ, तो यहाँ के जो न्यूरॉन्स थे वो तो डेड हो गए, एक तरीके से नेक्रोसिस में चले गए। अब क्या होता है कि इसके जो आजू बाजू के जो न्यूरॉन्स हैं, है ना, ये इसी तरीके से डेंड्राइटिक कनेक्शन साइनेप्सिस को बढ़ा बना करके इसके काम को कुछ हद तक कवर कर लेते हैं, इन वाले न्यूरॉन्स के काम को कुछ हद तक कवर कर लेते हैं। इसी वजह से रिकवरी हो जाती है कुछ पेशेंट्स में या बहुत से पेशेंट्स में। अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी ये फिनोमिनन नहीं होता तो फिर रिकवर नहीं भी हो सकते थे, है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस जो हमने पढ़ा कि डेंड्राइट्स जो हैं वो ब्रांच ऑफ कर सकते हैं या प्लास्टिक रहते हैं, उसी से न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप होती है और उसी से रिकवरी भी आती है आफ्टर अ ब्रेन इंजरी, राइट। क्योंकि जिस न्यूरॉन का लॉस हो गया, अब उसको आप रीजनरेट तो कर नहीं सकते। सिंपल सी बात है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो कभी रीजनरेट नहीं होते और ना ही दोबारा बनते हैं। ठीक है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स जितने आप पैदा हुए, जितने बन करके आए, उतने ही रहेंगे हमेशा। डैमेज हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे, वो रीजनरेट नहीं होते। लेकिन आप किस चीज़ को बना सकते हो और किस चीज़ को बढ़ा सकते हो, दैट इज योर साइनेप्स। न्यूरल कनेक्शंस बना सकते हैं, न्यूरल कनेक्शंस बढ़ा सकते हैं और उसी के थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप कर सकते हैं, ताकि आसपास के न्यूरॉन्स जो हैं या और न्यूरॉन्स उस पर्टिकुलर न्यूरॉन का काम करने लगे जो कि अब नहीं रहा। ठीक है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब इस चीज़ में अगर आपको कोई भी डाउट रहे या कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन। थैंक यू।